हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूपीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। देवियों सज्जनों, हम आपके साथ लगातार डिस्कस कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट सीरीज को उत्तर प्रदेश की। आप सभी जानते हैं पेपर 5 और पेपर 6 का क्या रोल है। इसी लिहाज से आपके साथ हम डिस्ट्रिक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, कुछ बेसिक इनपुट्स डिस्कस आपके साथ किए जाते हैं, उसके मंडल्स के बारे में आपको बताया जाता है ताकि आप डिस्ट्रिक्ट को ही केवल ना देखें, उसके आसपास के क्षेत्रों को भी देखते हैं तो आपको वहां की नदियों का भी ज्ञान हो जाता है, वहां के एक ज्योग्राफी का ज्ञान हो जाता है, उसकी हिस्ट्री का थोड़ा सा पता चलता है। इस समय वहां की कौन कौन सी चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, वो सारी चीजें हम लोग बेसिक बेसिक डिस्कस करते हैं। तो आज आपके लिए उस डिस्ट्रिक्ट की तरफ चला जा रहा है जो बेसिकली अपने ढोलक की खनखनाहट के लिए बहुत विशेष रूप से प्रसिद्ध है। स्पेशली ये डिस्ट्रिक्ट जो है एक ऐसे खेल के लिए भी प्रसिद्ध है, या ऐसी खेल की विभूति को भी इसने जन्म दिया है जो आज आपको भारतीय क्रिकेट में बहुत अच्छे मुकाम पर देखने के लिए मिलते हैं। लगातार स्टंप पे स्टंप उखाड़ते हैं और हम उनकी इस काबिलियत को बहुत हद तक सलाम करते हैं। तो चलिए देर नहीं करेंगे, आपके लिए ऐसे डिस्ट्रिक्ट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे जो ओडीओपी में भी अपने ढोलक के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जी हां, और उसका दूसरा नाम है अमरोहा। रोहू, रोहू दैट इज मछली, तो अमरोहू, तो अमरोहा नाम बना। तो रोहू मछली भी यहां पर आपको देखने के लिए मिलती है। तो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपसे बात करेंगे। तो अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के तरफ चलने से पहले आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये यूपी पीसीएस स्टडी आईक्यू का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो सारे आपको यहां पर शेयर किए जाते हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसी प्रकार मेरा भी ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी जरूर ज्वाइन कीजिए। आपको पढ़ाई रिलेटेड कोई भी समस्या होती है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ यहां पर जुड़ सकते हैं, प्रॉपर मुझसे बातचीत कर सकते हैं अपने स्टडी रिगार्डिंग। तो जरूर इनको ज्वाइन कीजिएगा। सो बात करते हैं आपसे आज किसकी, आपके अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की। तो यदि अमरोहा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उससे पहले आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। सर 75 डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलते हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा, तो मंडल कितने हैं? सर 18 मंडल हमको देखने के लिए मिलते हैं। उसी प्रकार कितने इकोनॉमिक डिवीजन्स हैं? तो इकोनॉमिक डिवीजन्स के रूप में हमको 4 इकोनॉमिक डिवीजन्स देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एक पूर्वांचल का डिवीजन है, एक आपका पश्चिमी है, एक बुंदेलखंड का है और एक मध्यांचल वाला है। तो आखिर सर फिर ये अमरोहा जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो सर ये किसमें आएगा? अंदाजा आप सब बेहतर रूप में लगा सकते हैं कि ये अमरोहा जो है आपका किसमें आएगा? सर पश्चिमी आर्थिक संभाग में ये हमको देखने के लिए मिलेगा। अच्छा, तो मंडल की बात करें तो ये बेसिकली मुरादाबाद मंडल का पार्ट है। और मुरादाबाद मंडल की बात करें तो मुरादाबाद में स्पेशली आपको अमरोहा डिस्ट्रिक्ट देखने के लिए मिलता ही मिलता है। बिजनौर, रामपुर, संभल, तो कौन कौन से आ जाएंगे? बिजनौर, रामपुर, संभल, अमरोहा और मुरादाबाद, ये 5 डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। बिजनौर, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और रामपुर। तो याद रखें, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, ये 5 डिस्ट्रिक्ट मिल जाते हैं और बनता है आपका मुरादाबाद मंडल। तो मुरादाबाद मंडल में कौन कौन से आते हैं? बिजनौर, जहां से गंगा जी हमारे यहां प्रवेश कर रही हैं, तो गंगा जी का प्रवेश आपको यहीं से देखने के लिए मिलेगा। मुरादाबाद पीतल के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अमरोहा बेसिकली ढोलक के लिए आपको प्रसिद्ध देखने के लिए मिलेगा। संभल, संभल अभी आपको मालूम है एक मस्जिद की कंट्रोवर्सी को लेकर के भी लगातार सुर्खियों में बना रहा है। होली के समय में भी संभल के हमारे जो पुलिस ऑफिसर रहे एक सीओ सर, डीएसपी सर,
तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, बहुत ज्यादा चर्चा में रहे, पहलवान किस्म के हैं। उसी प्रकार रामपुर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, रामपुर छुरी, ठीक है ना। तो सभी अपने आप में यूनिक हैं, चाहे आप बिजनौर की बात करें, मुरादाबाद की बात करें, अमरोहा की बात करें, संभल की बात करें या रामपुर की। इसी प्रकार यहां पर आप देख भी सकते हैं, ये है आपका मुरादाबाद मंडल, और मुरादाबाद में ये आपका आ गया बिजनौर वाला इलाका। अमरोहा जिसका नाम ज्योतिबा फूले नगर भी रखा गया था, लेकिन अब फिर से अमरोहा हो गया है, तो ज्योतिबा फूले नगर इन्हीं का ही नाम रखा भी रह गया था। उसी प्रकार मुरादाबाद का क्षेत्र, रामपुर का क्षेत्र, संभल का क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र हमको देखने के लिए इसका पार्ट मिलते हैं। बात करें आपसे थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति को लेकर के, तो आप सब जानते हैं कि ये अपर दोआब का रीजन है, ये मध्य दोआब का रीजन है, ये लोअर दोआब का रीजन है, ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है। यहां पर थोड़ा थोड़ा जो आपको पार्ट देखने के लिए मिलेगा बघेलखंड का क्षेत्र, ये पूर्वांचल का पार्ट है, ये मध्यांचल अवध का पार्ट है। लेकिन ये वाला जो आपको पार्ट देखने के लिए मिल रहा है दैट इज कॉल्ड रुहेलखंड क्षेत्र। ये रुहेलखंड का क्षेत्र है, और रुहेलखंड क्षेत्र में ही आपका आता है मुरादाबाद मंडल। और मुरादाबाद मंडल में कौन कौन आता है सर? मुरादाबाद आता है सर, अमरोहा आता है सर, बिजनौर आता है सर, संभल आता है सर, रामपुर आता है। तो कम से कम मुरादाबाद मंडल का ही नाम से हमें समझ में आ जाएगा कि यहां पर आपको रुहेलखंड का क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। शिवालिक की रेंज भी आपको यहीं पर देखने के लिए स्पेशली मिल जाती है, तो वो उबड़ खाबड़ रेंज, शिवालिक रेंज आपको देखने के लिए प्रॉपर मिलेगी। फिर उसके बाद फिर आपको देखने के लिए मिलता है कौन सा? भाबर का क्षेत्र। फिर उसके बाद तराई बेल्ट आपको समझ में आती है। फिलहाल यहीं से आपको देखने के लिए मिलेगा गंगा जी का भी प्रवेश है, जो आपके अमरोहा से भी होकर के निकलेगी। यहां पर देखें तो ये है अमरोहा आपका, और अमरोहा के जस्ट बगल से आप यहां पर देखें तो यहां पर आपको ये कौन सी नदी है? दैट इज गंगा। तो गंगा जी आपको यहीं से होती हुई दिखाई देती हैं वेस्टर्न बाउंड्री की तरफ से। तो फिर उधर का रीजन कौन सा बन जाता है? दैट इज अपर दोआब का रीजन। तो यहां पर आप समझ लीजिए, तो यहां से निकल रही है तो ये बन गया दैट इज अपर दोआब, क्योंकि यहां से निकल रही है कौन सी आपकी नदी? दैट इज आपकी यमुना जी। ठीक, आइए बात करें ओडीओपी की। सबसे पहले तो यहां पर आपको ढोलक देखने के लिए मिल जाती है, ढोलक। ठीक है, मैं ढोलक ही तो बोल रहा था ना, हाँ, तबला तो नहीं बोला, क्योंकि कभी कभी मैं तबला बोल जाता हूं। तो भाई ढोलक ही है, ठीक है, ढोलक ही है, ये याद रखिएगा। तो अमरोहा, तो ढोलक देख लीजिए, ढोलक ही ढोलक आपको देखने के लिए मिलेंगी। अर्थात यहां पर आपको क्या चीज देखने के लिए मिल रहा है? अमरोहा का ये जो सेक्टर है, ढोलक के लिए विशेष रूप से ओडीओपी के तहत इसको पहचाना गया है। लोकल, वोकल फॉर लोकल। तो वोकल फॉर लोकल हो रहा है टू ग्लोबल, अर्थात ग्लोकल की अवधारणा को यहां पर भी प्रमोट किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर जो उनके परंपरागत जो व्यवसाय हैं उसको बेसिकली पृष्ठभूमि में लाने का प्रयास किया जा रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट म्यूजिकल, दैट इज ढोलक। बात की जाए यहां पर तो उत्तर प्रदेश, मोहम्मद शामी का ये आपको जन्म स्थान यहां देखने के लिए मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो उससे पहले ही बेसिकली अमरोहा में यहां पर एक क्रिकेट स्टेडियम बनाने की भी बात की गई थी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। तो कम से कम हम याद रख सकते हैं, मेरठ तो वैसे भी प्रसिद्ध है, उसी प्रकार अमरोहा को लेकर के भी हमें समझ में आना चाहिए कि यहां पर भी स्टेडियम का निर्माण करवाने की प्रयास चल रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। यहां पर जब मैं वेबसाइट पे था तो जरा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैंने हर लेक्चर में आपको मैं ये चीज दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश उन सेक्टर्स को प्रेरित कर रही है, प्रमोट कर रही है जो आसपास के क्षेत्रों में सेलिब्रेट किए जाते हैं। ऐसे ही हमने आपसे लखनऊ की बात की थी, ऐसे ही हमने आपसे विशेष रूप से अंबेडकर नगर में भी बात की थी। आज आपसे अमरोहा में भी इसी प्रकार की बात कर रहे हैं। यहां पे लिखा ITUWTSA, ये बेसिकली इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनिट जो है उसका एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई थी भारत में, जो पहली बार ही हुई थी अक्टूबर 2024 में, जो प्रत्येक 4 साल में एक बार आयोजित की जाती है। तो इसको प्रमुखता दी गई थी, इसीलिए ये जो इलाके आपके पड़ते हैं अमरोहा, ये आपको मालूम है दिल्ली नोएडा बेल्ट से थोड़ा सा करीब पड़ते हैं।
तो यहां पर भी इसको प्रमोट किया जा रहा था, प्रोत्साहित किया गया था उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। कैसे साइबर सिक्योरिटी को प्रमोट किया जा सकता है, टेलीकम्युनिकेशन डेंसिटी बढ़ रही है, कौन कौन से साइबर थ्रेट्स हो सकते हैं, उसको किस प्रकार से हम कर्ब कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों की एक जागरूकता से संबंधित चीजें थी। उसी प्रकार यहां पर आप देखें तो जन सुनवाई पोर्टल को यहां पर प्रमोट किया गया है। तो जन सुनवाई पोर्टल उत्तर प्रदेश का IGRS सिस्टम आपको देखने के लिए मिलता है। जन सुनवाई पोर्टल में आप जो भी कंप्लेंट्स हैं वो आप वहां पर दायर भी कर सकते हो। उसी प्रकार भूलेख उत्तर प्रदेश, यहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के माध्यम से आपको सारी ग्रीवांस रिड्रेसल जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है उसको प्रोवाइड किया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया, ये जो भी चीजें आपको यहां पर दिखाई पड़ रही हैं ई गवर्नेंस के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार आपको प्रोवाइड कर रही है। अगर बात करें अमरोहा की, तो अमरोहा जो है आम और रूहा या रोहू, तो रोहू क्या है, दैट इज मछली, इन दोनों को नाम को मिला करके पढ़ा है, दैट इज अमरोहा। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट है यहां पर ढोलक और तबले के लिए। अमरोहा जिसे ज्योतिबा फूले नगर भी कहा जाता था, बाद में इसका नाम अमरोहा फिर हमने कर दिया था। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिवर हैं, तो स्पेशली एक रिवर को याद रखें, दैट इज गंगा, वो हमें याद रहनी चाहिए, बाकी आप याद कर भी नहीं पाएंगे। फिलहाल आप सभी जानते हैं कि यहाँ के क्षेत्र को देखें तो रुहेलखंड का क्षेत्र है और थोड़ा पश्चिमांचल की बेल्ट की तरफ है, पश्चिमी आर्थिक संभाग का ये पार्ट है, तो पश्चिम की तरफ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसे जैसे हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं वर्षा की मात्रा घटती है, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाते हैं तो गर्मी भी घटना स्टार्ट होती है, लेकिन स्थानीयता भी है, क्षेत्रीयता भी है। तो उस स्थानीयता के कारण गर्मी भी गर्म ज्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी, सर्दी भी अपेक्षाकृत अधिक सर्द देखने के लिए मिलती है। इसी प्रकार देखें तो किसके किसके साथ ये अपनी बाउंड्री बनाता है, तो हमें कम से कम इसको दिमाग में रखना चाहिए, केवल मंडल को दिमाग में रखें, बाउंड्री आपसे नहीं पूछेगा। मंडल में कौन कौन से आते हैं, तो बिजनौर मंडल आता है मुरादाबाद में, अमरोहा आता है, संभल आता है, इसके अलावा रामपुर आता है और आपका मुरादाबाद आता है। शहर का नाम जो मैंने अभी पढ़ाया कि आम और रोहू के नाम पर पढ़ा है, तो अमरोहू, अमरोही कहते थे इसको। धर्मनिरपेक्षता का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अभी हम इसका आपके साथ डेमोग्राफी को देखेंगे तो कुछ सेक्टर ऐसे हैं जहां पर जो मुस्लिम आबादी है उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये अपने आप में एक शांति का क्षेत्र देखने के लिए हमें स्पेशली मिलता है। तो सेकुलरिज्म का एक अच्छा उदाहरण के रूप में हमारा अमरोहा हमें देखने के लिए मिलेगा। जैसे आप देखें तो हिंदुज्म लगभग 58% है और इस्लाम को मानने वाले 40% हैं, लेकिन अमरोहा में आपको कभी भी ऐसी कोई घटना सुनने में नहीं आती है। थोड़ा सा डैप करते हैं तो और अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा, वेट एंड वॉच। यहां पर देखिए, अगर यहां की तहसीलों को देखें तो तहसील में खुद एक अमरोहा है, लगभग 53% यहां पर आपको मुस्लिम आबादी देखने के लिए मिलती है। तो सुलह कुल, धर्मनिरपेक्षता, इन सब का एक बेहतर उदाहरण आपको अमरोहा देखने के लिए मिलेगा। बहुत से सेक्टरों में हमें दंगे फसाद ये सब सुनने में आ जाते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में खासकर 2017 के पश्चात से ऐसी किसी भी घटना को हम नहीं देख रहे हैं। अमरोहा की बात की जाए तो आपको लगभग यहां पर दिख रहा है 53% जो है वो मुस्लिम आबादी आपको लिए देखने के लिए मिलती है। तो सेकुलरिज्म का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसी प्रकार हिंदी स्पेशली बोली जाती है, उर्दू स्पेशली बोली जाती है। थोड़ा आपको यहां पर ब्रज का टच भी देखने के लिए मिलता है अमरोहा वाले रीजन पर। अगर हम इतिहास की बात करें तो ऐतिहासिक रूप से यह पांचाल महाजनपद का पार्ट था। पांचाल महाजनपद आप जानते हैं जो बरेली से लेकर कन्नौज तक बेसिकली विस्तृत था। तो उसकी एक कैपिटल थी अहिछत्रा और दूसरी कैपिटल क्या थी भाई, बताओ बताओ जरा कमेंट बॉक्स में लिखो। उत्तरी पांचाल देश का हिस्सा था जिसकी राजधानी अहिछत्रा हुआ करती थी, जो कि बरेली में स्थित है। शाहजहां के शासनकाल में संभल के गवर्नर रुस्तम खान ने एक यहां पर किला बनवाया था। बंसी वंश के राजा हुआ करते थे अमर जोधा, कहते हैं इन्हीं के द्वारा ही इस अमरोहा क्षेत्र की नींव भी डाली गई थी। वहां के प्रमुख शासक भी थे। यहां पर मैंने लिखा है पांचाल शासकों का स्पेशली प्रभुत्व था। इसके बाद यहां पर
नंदों का राज्य रहा था। उसके बाद फिर ये मौर्यों के साम्राज्य के अधीनस्थ आई थी। मौर्यों के पश्चात फिर कुषाणों ने इस पर कब्जा किया था और कुषाणों के बाद फिर गुप्तों के अधीनस्थ ये हमको देखने के लिए मिलती है। गुप्तों के बाद स्पेशली कन्नौज में जब राजा बनता है कौन, हर्षवर्धन, तब हर्षवर्धन के समय में ये उसके अधीनस्थ होती है, अर्थात मौखरी राजाओं के अधीन आती है। और उसके पश्चात फिर राजपूतों के कंट्रोल में हमें ये क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। तारीखे अमरोही एक किताब है, उसमें बेसिकली बताया गया था कि जो रजिया का भाई था बहराम शाह, उसने बेसिकली मलिक जलालुद्दीन को यहां पर हाकिम के पद पर बेसिकली अपॉइंट किया था। तो मतलब दिल्ली सल्तनत के भी अधीन से रहती है और दिल्ली सल्तनत के अधीन के बाद फिर मुगलों के अधीन जाती है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट लड़ाई हुई थी जिसे अमरोहा की लड़ाई कहते हैं। और इस अमरोहा की लड़ाई में किसने किसने पार्टिसिपेट किया था? एक तरफ तो अलाउद्दीन खिलजी था और दूसरी तरफ मंगोल शासक हुआ करते थे। अलाउद्दीन ने बेसिकली मंगोलों को यहां पर डिफीट किया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट लड़ाई है, दैट इज अमरोहा की लड़ाई, तो जहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने बेसिकली डिफीट किया था किसको? मंगोलों को। उसी प्रकार मुगलों की बात करें तो जब बाबर ने यहां पर आक्रमण किया था तो आगरा के क्षेत्र को कंट्रोल किया, तो इस आगरा के साथ ही ये क्षेत्र भी जो है इसी के कंट्रोल में आ गया था। हुमायूं को भी कुछ समय का शासन मिला था, शेरशाह के क्षेत्र में भी यही हमको क्षेत्र देखने के लिए मिलता है। फिर अकबर के शासनकाल में तो पूरा ही कंसोलिडेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो अप टू जब तक मुगल एम्पायर रहेगा ये उन्हीं के ही क्षेत्र में रहेगा। मुगलों के बाद फिर हम स्पेशली बात करेंगे खासकर मराठों की। तो पहले ये रोहिल्लास के पास भी गया था, रोहिल्लास के बाद फिर मराठों के हाथ में भी आया था और उसके बाद फिर फाइनली जब 1801 में अंग्रेज सब्सिडरी अलायंस को साइन करते हैं फिर ये अंग्रेजों के ही अधीनस्थ हो गया। तो रोहिल्लाओं ने भी इस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बना करके रखा था और रोहिल्लाओं से फिर मराठों ने इस क्षेत्र को छीना था। शुजाउद्दौला जो है, शुजाउद्दौला की सेना जो अवध का नवाब हुआ करता था, उसकी सेना ने बेसिकली इसको मराठों से छीन लिया था। बाद में यह अवध के नियंत्रण में आ गया। 1801 में अवध के नवाब ने जब सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए थे तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे अवध के क्षेत्र को कंट्रोल किया था। तो फिर ये वाला क्षेत्र भी उनके हाथ में चला गया था। लोकसभा की एक प्रमुख सीट हमको अमरोहा ही देखने के लिए मिलती है, बाकी विधानसभा की सीटें ये है जो कि हमारे इंपॉर्टेंट नहीं रखती हैं। बात करें स्पेशली तो मैंने अभी आपके साथ बात की है, तो प्रमुख लैंग्वेज के रूप में हिंदी और उर्दू देखने के लिए मिलती है। लिटरेसी रेट थोड़ा सा हमको अभी कम ही है, लेकिन अब जो सेंसस होगा वो बेसिकली आपको बढ़ा हुआ यहां पर दिखाई पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश हो या पूरा भारत हो, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो जो है वो चाहे प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी एजुकेशन की बात करें, सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें या टर्शरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन की बात करें, तो महिलाओं का रेशियो इनमें बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो दोनों ही यहां पर हमें देखने के लिए मिलती है। देखिए ये वाला जो इलाका है बेसिकली यहां पर आपको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही प्रमुख रूप से देखने के लिए मिलती हैं। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आपको प्रमुख रूप से अमरोहा के क्षेत्र में भी देखने के लिए मिलती हैं। तो प्रमुख मुख्य फसलें कौन सी हैं? गेहूं, गन्ना। लेकिन आज यहां पर हॉर्टिकल्चर को बेसिकली प्रमोट किया जा रहा है। हॉर्टिकल्चर क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो है वो बेसिकली एक तो कैश को बढ़ाने वाली क्रॉप है, मतलब किसान की इनकम जो है, फार्मर इनकम को अगर जो बढ़ावा मिलता है वो बेसिकली बागवानी फसलों से मिलता है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप से मिलता है। तो जो अनाज सेंट्रिक फसलें हैं उससे बागवानी सेंट्रिक फसलों की तरफ यहां पर मूव ऑन किया जा रहा है। तो गेहूं गन्ना फसल प्रणाली प्रसिद्ध है। देखें तो स्पेशली आम के उत्पादन के लिए जाना जाता है, आम बेल्ट। तो उत्तर प्रदेश में आम फलपट्टी विकास योजना भी चल रही है, तो उसके लिए भी आप देख सकते हैं। कुछ उद्योग विशेष रूप से कपास का उद्योग, कपड़ा उद्योग आपको बिखरा हुआ देखने के लिए मिलता है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में देखने के लिए मिलता है कपड़ा उद्योग भी। सूती कपड़े उद्योग का छोटे पैमाने पर उद्योग, हस्तकरघा बुनाई, मिट्टी के बर्तन उद्योग, कालीन निर्माण, ये सब हमको छोटे छोटे देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन इसमें उत्तर प्रदेश सरकार किसको फोकस कर रही है? दैट इज ढोलक को। तो ढोलक हमें याद रहना चाहिए फॉर ओडीओपी पर्पस। तो ओडीओपी के लिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आमों के लिए प्रसिद्ध है, उद्योगों कपास, वस्त्र, मिट्टी उद्योग, कालीन, इन सबको बता दिया गया।
अगर परिवहन को देखें तो स्पेशली अमरोहा को अगर देखें तो मैंने आपको बताया भी है, एक नया बेसिकली हाईवे डेवलप किया जा रहा है गोरखपुर से नोएडा, तो उसमें अमरोहा का क्षेत्र भी कनेक्ट किया जा रहा है। अमरोहा, शाहजहांपुर, संभल, ये सारे बेल्ट को क्रिएट किया जा रहा है। इसके अलावा बात करें तो अमरोहा जो है बहुत करीब है किससे, हापुड़ और इधर गाजियाबाद, तो एनसीआर रीजन से भी आपको करीबियत देखने के लिए मिलती है अमरोहा की। तो पश्चिमांचल का इफेक्ट जो है यहां पर बढ़ रहा है, क्योंकि आपको भी मालूम है कि एनसीआर भी लगातार विस्तृत हो रहा है। जैसे गाजियाबाद, मेरठ को देखें तो आरआरटीएस की आपको सार्वजनिक परिवहन देखने के लिए मिलता है, तो आगे अब उसको भी बढ़ाने का सिस्टम बनेगा ही बनेगा। तो अमरोहा भी हाईलाइटेड रीजन में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इंपॉर्टेंट है हापुड़ अमरोहा के प्रमुख शहर, तो ठीक है। अमरोहा रेलवे स्टेशन, एक मुख्य रेलवे स्टेशन हमको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा अगर हम देखें कि जो हवाई अड्डा है, तो बगल में इधर नोएडा हवाई अड्डा भी आपको देखने के लिए मिलेगा, जो जेवर वाला बन रहा है, तो ये इस सेक्टर को प्रमुख रहेगा। इसके अलावा देखें तो फिर अभी इस समय आईजीआई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही फिर इनके पास पड़ता है। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देखें तो यहां पर हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मतलब उसका कुछ पार्ट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये काफी बड़े सेक्टर में फैला हुआ है। तो इसमें मेरठ का भी स्थान आता है, मुजफ्फरनगर भी आता है, गाजियाबाद भी आता है, बिजनौर का इलाका भी है, मेरठ का इलाका भी है, और अमरोहा का भी कुछ जोन देखने के लिए हमको मिलता है। तो हस्तिनापुर वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए बेसिकली यह फेमस होता है, एक संरक्षित क्षेत्र है, 1986 में बनाया गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं हस्तिनापुर वाला ये रीजन है, तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा विस्तृत है, 2000 किलोमीटर से ज्यादा का एरिया ये खुद ही कन्फाइंड करता है। यहां पर हम देख सकते हैं हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा अमरोहा की बात करें तो मुस्लिमों का यहां पर एक प्रमुख मजार है, जिसको हम विलायत साहिब मजार के रूप में जानते हैं अमरोहा में। तो इन्हें एक जीवित चमत्कार के रूप में माना जाता है, काफी ज्यादा मान्यता है विलायत साहिब मजार की अमरोहा में। तो मुस्लिमों के लिए एक पवित्र स्थल के रूप में आपको देखने के लिए मिलेगा। उसी प्रकार यहां पर बाबा बटेश्वर नाथ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप कांवड़ियों को थोड़ा सा न्यूज को आपने देखा हो तो बहुत सारे कांवड़िए जो हैं वो वाया संभल होते हुए बाबा बटेश्वर नाथ जी के यहां पर जाकर के जल को चढ़ाते हैं। तो कांवड़ जल चढ़ाते हैं यहां आकर के, तो बाबा बटेश्वर नाथ जी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इनका दिमाग में नाम याद रख सकते हैं। उसी प्रकार अगर देखें तो एक तरफ भारतीय क्रिकेट को बुलंदी पर पहुंचाने वाले हमारे मोहम्मद शमी भाई हैं, जो क्रिकेट में पाकिस्तानियों के डंडे तोड़ने का मादा रखते हैं। उसी प्रकार एक दूसरे भी आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगे, जिनका मुख्य जो भूमिका रही थी वो मुस्लिम लीग के क्रिएशन में रही थी 1906 में। तो मुश्ताक हुसैन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि नवाब वकार उल मुल्क के साथ मिलकर के मुस्लिम लीग को बेसिकली फॉर्म किया गया था आगा खान के द्वारा। तो दैट इज मुश्ताक हुसैन, नवाब वकार उल मुल्क। तो यही भाई साहब हैं जिन्होंने फॉर्म करवाया था किसको, आपके मुस्लिम लीग के क्रिएशन को। तो मुस्लिम लीग का क्रिएशन करवाया था, ये भी यहीं पर जन्मे थे, अमरोहा में, ठीक है ना, अमरोहा में जन्मे थे। तो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज हो गई। इसके अलावा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा करनी है, और वो घोषणा है कि यदि आप स्ट्रक्चराइज तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रकार हम डिस्ट्रिक्ट को तैयार कर रहे हैं, वैसे ही एक बहुत ब्रॉडर सेंस में आपके पेपर 5 और पेपर 6 को हम लोग तैयार करवाते हैं आपके लिए, जिसमें आपका प्रीलिम्स का भी पूरा मटेरियल तैयार करवाया जाता है। तो यहां पर हम आपके लिए स्पेशली लेकर के आए थे एक फाउंडेशन का बैच। मतलब एक बार फाउंडेशन आपने तैयार कर ली तो आपको मेंस हो चाहे प्री हो, सारी की सारी एक ही जगह तैयारी करवा दी जाती है। तो आरंभ बैच को हमने स्टार्ट करवाया है, और आरंभ बैच आपके प्री, मेंस, इंटरव्यू तीनों को पूरी तरीके से कैटर करने के लिए जिम्मेदार है। जहां मेन फोकस मेंस के ऊपर और प्री के ऊपर हम आपके साथ करते हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि एनसीईआरटी के सारे वीडियोस आपको यहां पर फ्री दिए जाते हैं। 2 साल की वैलिडिटी है। इसके साथ ही यदि आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको पूरा पैसा रिफंड भी कर दिया जाता है। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंटोरशिप, ये मेंटोरशिप आपको प्रॉपरली प्रोवाइड की जाती है जब से आप इसमें एडमिशन लेते हैं। जैसे ही आप बैच को परचेस करते हैं तो वहां पर आप मेरे इस कोड को लगा सकते हैं, साईं लाइव, साईं बाबा के नाम पर। तो आपको एक तरफ तो मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है, वैसे ही मैं आपका मेंटोरशिप यहां पर ले लेता हूं, तो आपके मेंटोर के रूप में मैं अपॉइंट हो जाता हूं। तो जरूर आप मेरे इस कोड को यहां पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप योगी लाइव को भी यूज कर सकते हैं, जो कि योगेंद्र सर का कोड है। इसमें भी आपको मेंटोरशिप भी प्रॉपर मिलती है और साथ में सर का व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी मिलता है। यह जो आपको टीम दिख रही है, क्योंकि सिविल सर्विसेज का गेम जो है वो केवल एक इंसान के बस की बात नहीं है, एक टीम के एफर्ट की बात होती है। तो यहां पर मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, इससे बेहतर टीम आपको दूसरी जगह नहीं मिल सकती है। सभी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ आपको यहां पर मिलते हैं, एक बहुत बड़ा अनुभव लेकर के वो इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ खड़े होते हैं। तो जरूर इसको ज्वाइन कीजिए, आरंभ बैच को, और हमारे साथ अपनी तैयारी को एक एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड कीजिए। इसके साथ ही यदि आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जो आपका केवल ऑब्जेक्ट है कि 12 अक्टूबर, तो फिर आप यहां पर इसको हमारे साथ प्रीलिम्स को भी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें अपडेटेड लाइव लेक्चर्स आपके लिए हम कंडक्ट कराते हैं और साथ में प्रॉपर सारी टेस्ट सीरीज आपको इसमें दी जाती हैं। फायदा इसका यह है कि जैसे एग्जामिनेशन में अपना पैटर्न चेंज किया है, पैटर्न चेंज करने का मतलब इस बार पेपर आप देखिए अलग पैटर्न पे आया है, तो इसी कारण आपके लिए यहां पर हमने क्लासेस भी रखी हैं, लाइव लेक्चर्स प्रॉपर रखे हैं। उसी प्रकार लगभग 18 से 20 टेस्ट भी हमने प्रॉपर रखे हैं। साथ ही टीचर का व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपको इसमें मिलता ही मिलता है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं प्री के रिगार्डिंग। यहां पर भी आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है साईं लाइव। इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिलता है और साथ ही आपको मेरा मेंटोरशिप भी यहां पर प्रॉपर प्रोवाइड की जाती है। तो देवियों सज्जनों, आपका भविष्य उज्जवल हो, परमपिता परमेश्वर से हमारी आप सभी के लिए यही कामना है। तो सेशन को आज यही विराम देते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।